मैं कौन सा उसका मुरब्बी या सरप्रस्त था। मैं ऐसे ही तेज तुंद ख्यालात के रेले से गुजर रहा था कि कुछ देर बाद सीढ़ियों पर कदमों की धमक सुनाई थी। मैंने अपने ख्यालात झटक कर हर तरफ से बेपरवाह नजर आने की कोशिश शुरू कर दी। अगर वो वीरा ही थी तो उसे यह अंदाजा नहीं होना चाहिए था कि मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा था। धमक लम्हा बलम्हा करीब आती चली गई और फिर वीरा केबिन में दाखिल हो गई। इस वक्त उसका चेहरा मुसर्रत से धमक रहा था जैसे उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। उसे देखकर मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो अपना काली गिलास तपाई पर रखकर अचानक मेरे सामने आ गई और चिढ़ाने वाले लहजे में बोली, भाग आए मुझे ऐसी कमजोर लड़की से इस कदर खौफ? बकवास मत करो। मैंने गुर्रा कर एक मरतबा फिर अपना रुख तब्दील कर लिया। बुज़दिल, उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, मर्द होकर एक लड़की से डरते हो? वो ताना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इस वक्त वो सीना तान कर मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। बैठे ही बैठे बेख्तियार मेरा हाथ घूम गया। बाएं रुखसार पर जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ते ही वीरा अपने कदमों पर लड़खड़ा कर रह गई। पहले उसकी आंखों में बेयकीनी लहराई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसे यूं थप्पड़ रसीद कर दूंगा। फिर वो बेयकीनी हैरत और खुशी में बदल गई। वीरा मुस्कुराने लगी। थप्पड़ खाने पर उसकी जुबान से कोई आवाज नहीं निकली थी। वो बाएं हाथ से अपना रुखसार सहला रही थी। थप्पड़ की वजह से उसकी आंख में पानी आ गया था, लेकिन उसके होंठों पर फातियाना मुस्कुराहट थी। फिर उसने तेज सरगोशियाना आवाज में मुझसे पूछा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैंने उठकर अपना गजबनाक चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर कहरबार लहजे में कहा, तुम इतनी देर तक करशे पर क्या कर रही थी? वीरा की सुलगाने वाली मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं आया। उसने इत्मीनान से कहा, मल्लाहों के साथ बैठ गई थी। मैंने दोनों हाथ उसके मरमरी बाजू चकड़ कर उसे झंझोड़ कर रख दिया। मल्लाहों के साथ? अब ये औकात हो गई है तुम्हारी? जल गए ना? उसने अगला चरका लगाया। क्या वो तुम्हारे जैसे इंसान नहीं है? वीरा के इस तबसरे ने जल्दी पर तेल का काम किया। पहला थप्पड़ खाकर उसने जिस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया था उसके वजह से मेरा हौसला भी बढ़ चुका था। मगर उससे कबल के मैं उसे कोई और पुरतशद्दुद सरजश करता, वो किसी चिकनी मछली की तरह अचानक फिसल कर मेरी गिरफ्त से निकल गई और दूर जा खड़ी हुई। आज मैंने तुम्हारे दिल का चोर पकड़ लिया है। तो अपनी जगह से हिले बगैर तन से बोली, मुझे मुद्दत से किसी ऐसी ही तवील खलवत का इंतजार था जहां मेरे और तुम्हारे दरमियान देर तक कोई तीसरा ना हो। और देख लो कि मैंने तुम्हें अपनी ही नजरों में किस तरह बेनकाब किया है। फ्लैट में सब कुछ है मगर खलवत नहीं है। हम सब 5 दरवेशों की तरह हर वक्त एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। मैंने कहा, ये सब तुम्हारी खुशफहमियां हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारी कोई बहरा रवी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें नशे में धुत मल्लाहों के पास रुकने की क्या जरूरत थी? वो इतनी पी चुके हैं कि रिश्तों के एहतराम उनकी नजरों से महव हो चुके होंगे। ऐसी हालत में एक शराबी के लिए औरत के सिवा कोई दूसरा रूप नहीं होता। अजीब जबरदस्ती है तुम्हारी। तुम चाहो तो अपनी मर्जी से मुझे सुल्तान शाह जैसे निकम्मे आदमी से मरासम बढ़ाने पर मजबूर करते रहो, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी के पास बैठ भी नहीं सकती। मैं कोई नन्ही सी बच्ची नहीं हूं जो अपने बुरे भले को ना समझ सकूं। तुम्हें मालूम है कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को अपने साथ बेतकल्लुफ होने की इजाजत नहीं देती। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं कोई तौहीन सहने के लिए इनके पास गई होंगी? सुल्तान शाह का इनसे मवाजना मत करो। अभी हम उनके बारे में सिर्फ एक बात जानते हैं कि ये काबिल एतमाद हैं। इसके अलावा इनकी हर बात हमारे इल्म से बाहर है। तुम मेरे साथ गुजारे हुए भले वक्त हो आज भी नहीं भूल सके हो। वो खुशगवार यादें तुम्हारे दिल में एक खलिश बनकर जिंदा हैं। मगर अब तुमने ऊपर से पारसाई की चादर ओढ़ ली है। मुनाफिक हो गए हो। मन ही मन में मेरे ख्वाब देखते हो, लेकिन अपना भरम कायम रखने के लिए खुद को लिए दिए रहती हो। इस वक्त यहां तुम्हें देखने, टोकने और ताना देने वाला कोई नहीं था। तुमने बेसाख्ता वही किया जो तुम्हारे दिल में आया। तुम्हारा थप्पड़ बहुत तकलीफ देता, लेकिन मेरी खुशगवार हैरत तकलीफ के एहसास पर गालिब आ गई। आदमी अजनबी औरत की गालियां भी हंस कर टाल देता है, लेकिन जिस पर कोई उसे मान होता है उसके हल्के से ताने पर भी मुश्तिल हो जाता है। सोचने पर मैं कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम यही सब सोचकर खुश रह सकती हो तो सोचती रहो। इससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नजरें क्यों चुरा रहे हो? वो मेरे करीब आकर बोली, आंखें चार करके बात करो ताकि मैं भी देख सकूं कि तुम्हारी जुबान चल रही है या तुम दिल से बात कर रहे हो। वीरा के जिस्म की भीनी भीनी महकार मेरे नथनों में घुसी चली आ रही थी। वो मुसलसल जारहाना अंदाज इख्तियार करने पर तुली हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं साहिली घाट पर वापस पहुंचने तक उसे क्यों कर अपने आप से दूर रख सकूंगा। मैंने उसके शानों पर हाथ रखकर नरमी से दबाव डालते हुए कहा, शरीफाना फासला रखकर जरा करीने से बात करो। मेरे सर पर क्यों चढ़ी आ रही हो? उसने हल्का सा कहकर लगाया और बोली, तुम्हारी जुबान पर लुकनत आ गई है क्या? तुम उसका फिक्रा अधूरा रह गया। बोर्ड के निचले हिस्से में अचानक ही तारीकी फैल गई थी।
तारीकी होते ही वीरा किसी जोंक की तरह मेरे सीने से लग गई थी। मेरे बाजुओं ने नरमी से उसे अपने हिसार में ले लिया था। अलग घटों में देखता हूँ, शायद बोर्ड की वायरिंग में कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने फंसी फंसी आवाज में कहा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई? वो मेरे सीने में मुंह छुपा कर मनमनाई। मैं इन तीनों को यही हदायत देने के लिए ऊपर रुकी थी कि वो मेरे नीचे पहुंचने के बाद यहाँ की रोशनी आगुल करती। हो सके तो मुझे जबरदस्ती अलग कर दो। मेरे बदन के गिर्द उसकी गिरफ्त यकलख्त सख्त हो गई। वो मेरी गिरफ्त से किसी चिकनी मछली की तरह फिसल कर निकल गई थी। मैंने सोचा कि मैं उससे ज्यादा तोनमंद था, वो जबरदस्ती मुझे नहीं रोक सकती थी। मैंने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी। अचानक बोट के इंजन की आवाज तेज होती चली गई और एक हल्के से झटके से बोट हरकत में आ गई। मैं वीरा से जोर आजमाई में मसरूफ था। हम दोनों के कदम जमीन पर नहीं जमे हुए थे। झटका लगते ही हम दोनों कैबिन के एक कुशादा दीवान के सिरे पर जा गिरे। मेरे कदम उखड़ते ही वीरा को अपनी गिरफ्त मुस्तहकम करने का मौका मिल गया। उसने पैर मेरी कमर के गिर्द कसकर मेरी गर्दन को अपने बाहों में जकड़ लिया था। हो सके तो आजाद होकर दिखाओ, मैं हथियार डाल दूंगी। उसने चढ़े हुए सांसों के दरमियान मेरे कानों के नीचे सरगोशी की। पर तुम मेरे शिकंजे में बेबस हो ही चुके हो। मैंने जोर लगाकर वीरा को एक कोने में दबाने की कोशिश शुरू कर दी। मेरे ज़हन पर से गुस्से और चिल्लाहट के असरात काफूर हो चुके थे। मैंने वो लड़ाई वीरा ही के इस लतीफ पैराए में लड़ने का फैसला कर लिया था। इसी लम्हे ऑपरेटर्स पर काल का इशारा आने लगा और मैं मुस्तरिब हो गया। बख्शिल चाकीवाड़ा के बड़े बदमाशों में एक जाना पहचाना नाम था। हमें गफूर भट्टी से मालूम हो चुका था कि वो शाह बेला में हाजी दिल मुराद के घर पर ही रहता है, लेकिन इसके इलाके में किसी को मालूम नहीं था कि अपनी रातें कहाँ गुजारता है। अव्वल खान के आदमियों को यह जरूर मालूम हुआ कि वो कभी कभी अपनी महबूबा से मुलाकात के लिए आदम खान रोड पर उसके घर आता है और कभी कभी रात भी वहां बसर करता है। ये उन लोगों की खुशकिस्मती थी कि उन्होंने वक्त बर्बाद करने के बजाय इसी वक्त आदम खान रोड पर रेशम बख्त के मकान का रुख करने का फैसला कर लिया और मुंह अंधेरे बख्शिल को अपनी महबूबा के पहलू से उठाकर स्टेशन 4 के नए कैंप ऑफिस में लाने में कामयाब हो गए। बख्शिल पुख्ता उम्र का एक संजीदा आदमी था। मलियर छावनी के इलाके में दाखिल होने तक उसने अपनी रिहाई के लिए धौंस और धमकी के साथ लालच का हर हरबा भी इस्तेमाल किया, लेकिन छावनी की हदूद की झलक देखकर उसने खुद ही 2 और 2 4 का हिसाब बना लिया था। यह हिसाब यूं भी दुरुस्त बैठता था कि STF के बेशतर एहलकार अपनी वज़ाकता और आदात और अतवार से नीम फौजी ही नजर आते थे। एक तरफ उसके अखज़ किए हुए नताइज थे, दूसरी तरफ जब अव्वल खान ने उससे सामना होते ही राजन और विक्रम के खाके उसके सामने रखे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों से सरसैमगी झांकने लगी। किसी सवाल से पहले ही जाहिर हो गया था कि वो किस सिलसिले में पकड़ा गया था और उसे लाने वाले किस हद तक बाखबर थे। इन दोनों के बारे में हर बात बिला कमुकास्त बताते चले जाओ। झूठ और खामोशी के रास्ते तुम्हारे हक में मौलिक साबित होंगे। अव्वल खान ने चंद सानियों की खामोशी के बाद दुरुस्त लहजा में उसे मुतल्ला किया। हम हर काम में वक्त ज़ाया करने के बजाय मुख्तसर तरीन रास्ता इख्तियार करते हैं। उसके बुशरे से जाहिर हो रहा था कि मौका की नज़ाकत भांप कर वो हथियार डालने का फैसला कर चुका था। उसने जबरदस्ती थूक निगलने की कोशिश करते हुए कहा, ये दोनों आदमी मेरे देखे भाले हैं। अव्वल खान अपने रिवाल्वर की नाल पकड़कर कुर्सी से उठा और बख्शिल के करीब पहुंचते ही उसने रिवाल्वर के दस्ते से उसके जबड़े पर जरब लगाई। बख्शिल लंबे चौड़े वजूद का मालिक था। चोट लगते ही हल्की सी चीख मारकर कुर्सी समेत पीछे उलट गया। शायद उसे अपने मेजबानों से इतनी सुरात की उम्मीद नहीं थी। बख्शिल अपने जबड़े और दहाने से खून पूंछता हुआ अपने कदमों पर खड़ा हुआ तो दोबारा कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सका। अव्वल खान अपने गंभीर चेहरे के साथ पहले ही अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। जो कुछ मालूम है शुरू से आखिर तक बताते चले जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अव्वल खान ने उसे घूरते हुए सर्द मैरी से कहा, इस मर्तबा रिवाल्वर का दस्ता इस्तेमाल किया गया, अगली बार नाल तुम्हारे सीने में पिघला हुआ शीशा उगलेगी। इन दोनों के नाम राजन और विक्रम है। अव्वल खान के खामोश होते वो मशीनी अंदाज में बोलने लगा। वो मुंबई से चोरी छुपे पाकिस्तान आए थे। इन्हें यहाँ रास अलमेडा नाम के किसी आदमी से मिलना था। सागा इनका दरमियान का आदमी था। इन्हें होटल पहुंचाने के बाद 3 दिन तक सागा ने इनकी खबर नहीं ली तो उन्होंने खामोशी से होटल छोड़ दिया और वो आवारा गर्दों के ग्रुप में शहर में घूम फिर कर कोई राब्ता तलाश करने लगे। फिर अखबारों में रास अलमेडा की मौत की खबरें छपी तो वो परेशान हो गए। इस दौरान में उन्हें कहीं से पता चल चुका था कि हाजी दिल मुराद उनके लिए बेहतरीन मददगार साबित हो सकता है। वो शहर में रिपोर्ट रहकर सागा और रास अलमेडा के दूसरे साथियों का खोज लगाकर इन तक पहुंचना चाहते थे। वो इस मकसद के लिए मुंह मांगी रकम अदा करने के लिए तैयार थे। ठहरो, अव्वल खान ने हाथ उठाकर बख्शिल की बात काटते हुए पूछा, क्या इनके पास इतनी रकम मौजूद थी? बख्शिल ने अपना सर असबात में हिलाते हुए कहा, वो हाजी की तलाश में मुझसे टकराए तो मैंने भी उनसे पहला सवाल यही किया था। इनके पास $100 के नोटों से भरा हुआ एक बोसीदा थैला मौजूद था। सारे डॉलर नए और गड्डियों की सूरत में थे। हाजी इस वक्त दुबई में था। मैंने उन्हें घेर कर शाह बेला पहुंचा दिया। तुम इनके काम से ज्यादा इन डॉलरों का लालच था जिनके पास मौजूद थे। मैंने पूछा, हाँ साहब, उसने किसी तजब्जुब के बगैर कहा। वो भारत से आए हुए थे। चोरी छुपे आने वाले अपने साथ इतनी बड़ी रकम लिए फिर रहे हों और उसे लुटाने पर कमर बस्ता हूं तो उनके इरादे नेक नहीं हो सकते।
वो भारतीय जासूस भी हो सकते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि हाजी के आने पर इनका काम हो या ना हो, वो डॉलरों का थैला अपने साथ वापस नहीं ले जा सकेंगे। और फिर तुम गफूर भट्टी से मिले। मैंने तसलसल के लिए उसे याद दिलाया। गफूर भट्टी के नाम पर वो चौंका और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कह रहा था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसने बातों बातों में मुझे बताया कि भारत से आए हुए 2 आदमियों के बारे में नेवी वाले उसे तंग कर रहे हैं। मैंने रकम के थैले का जिक्र करके बात गोल कर दी। उसने हमेशा हाजी का साथ दिया है। वो इन दोनों की तस्वीरों को बिगाड़ने पर आमादा हो गया। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। राजन और विक्रम शाह बेला ही में है, तो तुम अपनी महबूबा के घर क्या कर रहे थे? साहब, हाजी कल रात दुबई से लौट आया है। मुझे ऋषभ बख्श से मिले कई दिन हो गए थे। मैं इन दोनों को हाजी के हवाले करके कराची आ गया। यहाँ सुबह सवेरे तुम्हारे आदमियों ने मुझे सोते में पकड़ लिया। वो दोनों भारतीय जासूस हैं। अव्वल खान के इशारे पर मैंने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम लोग पहले भी रास अलमेडा वगैरह के लिए काम करते रहे हो? नहीं साहब। वो अपने दोनों कानों को छू कर बोला, हाजी दुनिया का हर काम कर सकता है, मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। इसने हम लोगों को भी यही सिखाया। वो बड़े असूलों वाला आदमी है। फिर गफूर भट्टी ने इन दोनों को नेवी वालों की नजरों से बचाने की कोशिश क्यों की? साहब, वो हाजी के पनाहगीर थे। भट्टी ने जो किया हाजी के लिए किया था। वो तो इनसे मिला भी नहीं था। तुम झूठे हो। अव्वल खान उस पर बरस पड़ा। इन दोनों को उसी के आदमी मुंबई से कराची लाए थे और नीलोर के समुद्री घाट पर उसने खुद लॉन्च से उतरने वालों की गिनती करके हिसाब किताब किया था। अव्वल खान की कहरबार आवाज पर उसका चेहरा तारीख पड़ गया और उसने बुझी आवाज में कहा, ठीक है माई बाप, ये बात मैं भूल गया था। हाजी रिया के गंध से इसीलिए दूर रहता है कि उधर से आने वालों में सरकारी जासूस भी हो सकते हैं, मगर भट्टी इन खतरों की परवाह नहीं करता। हमें वो दोनों आदमी हर कीमत पर दरकार हैं। मैंने फैसला कुन लहजे में उसे आगाह किया। मुझे छोड़ो तो मैं हाजी से बात करता हूँ। रकम का थैला उसे मिल जाए तो वो इन दोनों को तुम्हारे हवाले कर देगा। हम लोगों को भी थोड़ा बहुत इनाम मिलना चाहिए ना। शट अप। इसकी गैर जरूरी जिसारत पर अव्वल खान को गुस्सा आ गया। तुम भूल रहे हो कि हम ताकत के बल पर शाहबेला को मिसमार करके अपने मतलूबा आदमियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। हमारी नरम रवि से ये न समझो कि हम अपने मकसद के लिए हाजी या किसी और के मदद के मोहताज हैं। मैं मस्कीन आदमी हूँ सरकार। वो दोनों हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाया। मगर हाजी अपनी मर्जी चलाने वाला आदमी है। उसकी हवेली का समंदर वाला हिस्सा जहाजों के स्क्रैप पर समंदर में कंक्रीट टाल कर बनाया गया है। इस पर तोप का घोला भी असर नहीं कर सकता। तुम सरकारी लोग मालूम होते हो। चाहे बाद में हाजी लोग को पीस डालो, मगर उससे लड़कर दोनों आदमियों को छीनना बहुत मुश्किल है। इतना खून बहेगा कि पानी सुर्ख हो जाएगा। वो हाजी की ताकत और बर्तरी का खुला ऐलान था। बख्शील के लहजे में धमकी का शायबा तक नहीं था। वो खून खराबे से बचाव के लिए नेक नियति से अपनी राय दे रहा था, जिस पर एतबार न करने की कोई वजह नहीं थी। बड़ों की चश्मपोशी से रियासत दर रियासत कायम हो चुकी थी। हाजी दिलमुराद ने इस इलाके में रफ्ता रफ्ता ही वो ताकत हासिल की होगी, लेकिन अमनो अमा और जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों की सरकोबी करने वाले इनकी तरफ से मुकम्मल चश्मपोशी इख्तियार करके एक ऐसे फितने को परवान चढ़ा चुके थे जो किसी वक्त खुद उनके लिए मारे आस्तीन साबित हो सकता था। हाजी की ताकत इंसाफ और कानून की राह में हायल नहीं हो सकती। अव्वल खान के वो इज़्तरारी अल्फाज उसके पेशा वकार के ऐन मुताबिक मगर मसलहत से आ रही थे। उसे इस तरह कुचल दिया जाएगा कि आइंदा कोई हाजी दिल मुराद बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। पहला और दुरुस्त रास्ता यही है। मैंने महज रस्मी तौर पर अव्वल खान की तायद करते हुए कहा, तुम मुज़ाकरात के किस मुतबादिल तरीके की बात कर रहे हो? हाजी ने इनकार करके इन दोनों को खामोशी से कहीं निकाल दिए तो क्या होगा? मुझे मालूम है कि मेरी गर्दन में फंदा पड़ चुका है। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में बोला, मेरे अंजाम का दारोमदार तुम लोगों की मर्जी पर है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने हाजी के साथ उम्र गुजारी है। उसे यकीन हो जाए कि वो जासूस हैं तो तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। इससे कौन यकीन दिलाएगा? वो दोनों मर कर भी अपनी असलियत का एतराफ़ नहीं करेंगे। तुम लोगों की बातों से मुझे यकीन आ गया। इसे क्यों नहीं आएगा? अखबारों ने कई दिन तक लिखा है कि रास अलमेडा यहूदी एजेंट है। वो बर्बादी की साजिशें लेकर यहाँ आया था। भारत से आने वाले इसके मेहमान मासूम कैसे हो सकते हैं? ये हो सकता है हाजी डॉलरों वाला थैला गायब कर दे। उसे भूलना होगा। तुम खुद भी कोई नोआमूज मुजरिम मालूम नहीं होते। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, तुम डॉलरों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। नए डॉलरों की वो गड्डियां जाली भी हो सकती हैं। तो उसका चेहरा यूं खिल उठा जैसे मैंने उसके दिल की बात कह दी हो। फिर वो जल्दी से कहने लगा, तुम्हें शुबा है मगर मुझे यकीन है कि वो सारे डॉलर जाली हैं। मैंने 1-2 गड्डियां देखी थी। वो नकल इतनी मेहनत से बनाई गई है कि इस पर शुबा तक नहीं किया जा सकता। कोई माई का लाल इन्हें नहीं पकड़ सकता। 40 डॉलरों का हाजी दिल मुराद क्या करेगा? मैंने कदरे हैरत से पूछा, साहब तुम लोग वो जाली डॉलर को जला दोगे, हम लोगों को मिलेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। हाजी ऐसे कामों में बहुत माहिर है। वो गड्डियां तोड़ के सारे डॉलर बाहर फैला देगा। ये वादा है कि इनमें से एक नोट भी पाकिस्तान में नहीं चलाया जाएगा। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये बात की बातें हैं। पहला मसला इन दोनों की वापसी का है। अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम हाजी से बात करके कब तक वापस आ सकते हो? मैंने पुरख्याल लहजे में पूछा।
आज़ादी का इम्कान पैदा होते ही उसकी आंखें चमकने लगी। उसने जख्मी जबड़े पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, तो मुझे जगह बता दो, मैं शाम को 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, और अगर तुम वापस ना आए। अव्वल खान ने एक मरतबा फिर गुफ्तगू में अपनी टांग अड़ा दी। हमको भी जान प्यारी है साहब, तुम सरकारी लोग हो, गरीब आदमी सरकार से भागकर कहाँ जा सकता है? तुम ढूंढ कर मेरा हशर खराब कर दोगे। वो कैदी के लिए एक अलग थलग और बेसुरो सामा खैमा था। हम दोनों से वहीं छोड़ के बाहर आ गए। बख्शील बहुत निचली सतह का आदमी है। अव्वल खान ने अपनी दफ्तरी चौलदारी में पहुंचने के बाद कहा, गरीब और छोटे आदमी को अपनी जमीन और मिट्टी से दीवानगी की हद तक मोहब्बत होती है, इसीलिए वो ऐसे जज्बाते बातें कर रहा है। पैसा आने के साथ साथ इंसान की परवाज जमीन से बुलंद होने लगती है। इसे ये ज़ौम हो जाता है कि वो अपनी दौलत के बल पर कहीं भी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकता है। हाजी इसी सोच का मालिक मालूम होता है। ऐसा ना हो कि वो बख्शील को भी पाकिस्तान से कहीं और रवाना करते। मगर क्यों? मैंने पूछा। तुमने जो कुछ कहा वो आम हालात में इस तरह होता है, लेकिन दौलत और हुब्बुल वतनी को मुत्तज़ाद करार देने का असूल नहीं अपनाया जा सकता। इन दोनों से हाजी का कौन सा ऐसा गहरा ताल्लुक है जिसके लिए वो हमसे मुखासमत मोल लेगा? तुम बख्शील की आज़ादी का खतरा मोल लेना चाहते हो तो ये भी करके देख लो। उसने बहस से गुरेज करते हुए कहा, शाम तक इसका नतीजा सामने आ जाएगा। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे शहर पहुंचा दो। मैंने कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाकर कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ आते हुए सब कुछ देखता रहा है। वो रास्ते ज़हन नशीन नहीं कर सका होगा। यहाँ हर तरफ मिलिट्री यूनिट मुकीम है। मैं नहीं चाहता कि वो हमें फौजी समझने लगे। फौजियों से मामला तय करते हुए हर शख्स मोहतात रहता है। ये तुम्हारी मंतकें हैं जिन्हें तुम ही समझ सकते हो। वो हंसते हुए बोला और फिर इंतकाम उठाकर किसी से बात करने लगा। गफूर भट्टी इन चक्रों में मुफ्त मारा गया। खाने की मेज पर सुल्तान शाह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बख्शील को गिरफ्तारी के बाद रिहाई मिल गई। हाजी दिलमुराद से मुज़ाकरात हो रहे हैं। पता नहीं इस बेचारे ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था। पिछली रात और आधा दिन गुजरने के बाद हम सबको दोपहर के खाने पर यकजा होने का मौका मिला था। सुबह सवेरे ब्लैक सी से वापसी पर अव्वल खान ने बजाते खुद हमारा इस्तकबाल किया था और बोट बेसन के एनेक्सी से वीरा को बराह रास्त घर भिजवा दिया था। मैंने रास्ते ही में अव्वल खान को ऑपरेटर्स पर वो कहानी सुना दी थी जो मुझे गफूर भट्टी से मालूम हुई थी। उसने मालूमात की रोशनी में अपने आदमी को फौरन ही मामूर कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि हम दोनों के स्टेशन 4 पहुंचने की कुछ देर बाद ही अव्वल खान के आदमी बख्शील को पकड़ लाए थे। स्टेशन 4 के मामलात से फारिग होने और कमांडर सईद से फोन पर तफसीली गुफ्तगू करने के बाद अव्वल खान मेरे साथ फ्लैट पर लौट आया था। इस वक्त वीरा गहरी नींद सो रही थी। सुल्तान शाह घरेलू जरूरत की अशिया खरीदने के लिए करीबी बाजार की तरफ गया हुआ था। गजाला खाना पकाने में मसरूफ थी। मैदान साफ पाकर हम दोनों भी सस्ताने के लिए ड्राइंग रूम के सोफों पर दराज हो गए। फ्लैट में दोबारा हलचल का आगाज जरा देर से हुआ, लेकिन खाने की मेज पर सब जमा हो गए थे। गुजरे हुए वाकयात के बारे में वो सुल्तान शाह का पहला तबसरा था, जिस पर जवाब देने का हक वीरा ने फौरन अदा कर दिया। वो बाहर से गैर कानूनी मुसाफिरों को लाता रहता है। इनमें ना जाने कितने तकरीबकार होते होंगे। राजन विक्रम को उसी ने सागा तक पहुंचाया था। इसका सबसे संगीन जुर्म यह था कि वो राह के एजेंटों की तलाश में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा था और जुबान खोलने पर आमादा नहीं था। तुम बिरयानी के नक्शे कदम पर चल रही हो, सुल्तान शाह सलाह समेटते हुए बोला। जिस किसी को मारती हो उसके खिलाफ मनमानी फर्द जुर्म फौरन तैयार कर लेती हो। अगर तुम्हारे इंसाफ का मायार यही है तो फिर इन्हें पनाह देने के जुर्म में बख्शील और हाजी दिल मुराद भी किसी रायत का मुस्तहिक नहीं है। वो इसकी हमायत पर कमर बस्ता रहे तो इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो इन्हें मुजरिम तस्लीम करके हमारे हवाले कर देते हैं तो इनकी पोजीशनें खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। शाम तक इसका नतीजा भी आ जाएगा। अव्वल खान ने अपनी बेहतर मालूमात की बिना पर सुल्तान शाह के एतराज का जवाब दे डाला। गफूर भट्टी के मरने से एक खातून को खासा माली नुकसान पहुंचा है। सुल्तान शाह दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़कर खाने की तरफ मुतवज्जा रहा। सबने कई मरतबा मुतजस्सिस निगाहों से उसकी तरफ देखा, मगर वो सर झुकाए खाना खाने में मुनहमिक था। उसकी तवील होती हुई खामोशी से उकता कर गजाला बोल पड़ी, तुम किस औरत के नुकसान की बात कर रहे थे? बेचारी नादरा ने गफूर भट्टी के जरिए मुल्क से फरार होने के लिए रहीम यार खान के एक एजेंट को 20,000 की रकम पेश की दी हुई थी। वो तो अब डूब ही गई। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा, पता नहीं ऐसी कितनी नादराओं ने उस पर सरमायाकारी की हुई होगी। वीरा ने कहा, असूली तौर पर डैनी को नादरा का नुकसान पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो डैनी को अपना सरमायाकारी के बारे में पहले ही बता चुकी थी। वैसे वो हमारी मौसन है। गजाला ने पूरे खलूस से कहा, इस वक्त हम उसी के आरास्ता फ्लैट में सर छुपाए हैं। यहाँ हर चीज़ का इतना आराम है कि मैं कई मरतबा ये फ्लैट खरीदने के बारे में सोच चुकी हूँ। फिलहाल ऐसे इरादे मुलतवी रखो। अव्वल खान बोला, पता नहीं यहाँ से भी कब भागना पड़ जाए। इस घर का फोन नंबर आइजक बेल के इल्म में आ चुका है। हाँ याद आया। आइजक बेल के जिक्र पर गजाला चौंक कर बोली, अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर की तबाही और 20 कमांडरों की पुरस्कार मौत के सिलसिले में नेवल चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांडर की तरफ से एक 4 रुकनी तहकीकाती वफद की कराची आमद की खबर अखबारात में छाया हुई है। वो बहुत छोटी सी खबर थी। अव्वल खान ने तारीफी मुस्कुराहट के साथ कहा, मालूम होता है कि तुम अखबार बहुत गौर से पढ़ती हो। सुबह सवेरे से तुम मेरे साथ हो। तुमने वो खबर कब पढ़ ली? मैंने हर से पूछा। मेरे लिए वो खबर पुरानी है। वैसे मैंने स्टेशन 4 पर अखबार देखा था।
इन लोगों की आमद से यहाँ कोई नई सरगर्मी शुरू हो सकती है। मैंने राय जाहिर की, हो सकता है कि इनमें भी राजनीतिक जैसा कोई चक्कर हो। CIA के एजेंट वफद की आड़ लेकर यहाँ आ सकता है। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पिछले दिनों के वाकयात ने इन्हें बुरी तरह दहशत सदा किया हुआ है। वो खामोशी से अपने कोनों में दुबक गए हैं। हिफ्ज़ मातुकद्दम के तौर पर यह एहतियात कर ली गई है कि वो चारों हर वक्त जेर निगरानी रहें। इनके शहरियों को दरपेश खतरात के पेश नज़र इन्हें पेश की इजाज़त के बगैर नकलो हरकत से मना कर दिया गया है। वो जहाँ भी जाएंगे इनके निगरान इनके साथ होंगे। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर का जला हुआ मलबा अभी तक सराब गोट से आगे जूं का तूं पड़ा हुआ है। सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा, लाशों को भी बर्फ खाने में रखवा दिया गया होगा। लाशें मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के C-130 से अमेरिका रवाना की जा चुकी हैं। सिर्फ रास अलमेडा की लाश यहाँ मौजूद है, क्योंकि उसकी पाकिस्तान में बाज़ाब्ता आमद का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज न होने की वजह से अमेरिकी हुकूमत उसे अपना शहरी तस्लीम करने से हिचकिचा रही है। हमने अपनी तहकीकाती नताइज के मुताबिक उसे रास अलमेडा करार दे दिया है। इसका वारिस सामने आने तक उसे बेगोरो कफन ही रखा जाएगा। मलबे के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। सुल्तान शाह ने उसे याद दिलाया। हाँ, अव्वल खान गला साफ करके बोला, मलबा इस तरह बिखरा हुआ है और पूरा इलाका फौजी मुहासरे में है। हमारा काम खत्म हो चुका है। इसके माहिरीन रोज वहां झक मार रहे हैं। वो थक जाएंगे तो मलबा समेट कर कहीं तल्फ कर दिया जाएगा। इसमें भी कई लाशों के अज़ा की राख शामिल होगी। तौबा, वीरा झुरझुरी लेकर बोली, दुनिया भर में रोजाना लाखों अफराद महफूज फिजाई सफर से लुत्फ उठाते हैं, मगर जब कोई हादसा होता है तो दिल दहल जाते हैं। लाशें गायब हो जाती हैं और जो मिलती हैं वो इस काबिल नहीं होती कि शनाख्त की जा सके। जैद का मुर्दा बकर के नाम से दफन हो जाता है। खूब। सुल्तान शाह ने तंज का वो मौका जाया नहीं किया। और तुमने जो गफूर भट्टी की गर्दन तोड़कर उसे समंदर में फेंका है, तो उसकी कब्र कहाँ और किस नाम से बनेगी? अगर बड़ी मछलियां उसका ढांचा भी निकल गईं, तो वो हमेशा के लिए एक भूला हुआ नाम बनकर नहीं रह जाएगा। इसे इसके करतूत की सजा मिली है। बात बेगुनाह फिजाई मुसाफिरों की हो रही थी।